20 वेद एंड रूही। जोधपुर। शाम का वक्त। ठाकुर हवेली। आज वेद की वैदेही के साथ सगाई है, जिस वजह से पूरी हवेली सजी हुई थी। बाहर से हवेली किसी फूल के गुलदस्ते की तरह लग रही थी। रंग बिरंगे फूल, फेयरी लाइट्स और भी कई डेकोरेशन के आइटम्स से पूरी हवेली सजी हुई थी। हवेली जितनी बाहर से सुंदर लग रही थी, उतनी ही अंदर भी कमाल की डेकोरेशन थी। थीम पीच पिंक और वाइट था। हॉल के एक साइड में बड़ा सा स्टेज था, जिस पर एक किंग साइज सोफा था और उस पे पिच पिंक कलर का कुशन था। इस डेकोरेशन को देख बस सबकी वाह वाह ही निकल रही थी, और निकलती भी कैसे नहीं। सगाई राजस्थान के हुकुम सा की जो थी। डॉट डॉट डॉट। वैदेही इस वक्त अपने कमरे में मिरर के सामने बैठी थी। वेद की पसंद के पीच पिंक लहंगे में वैदेही कमाल की लग रही थी। दुपट्टे को उसने साड़ी की तरह ड्रेप किया हुआ था। ड्रेस के अकॉर्डिंग मेकअप और ज्वेलरी, साथ ही उसके खुले बाल जो उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। वैदेही आज सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसके पीछे खड़ी तमन्ना ने लाइट पिंक कलर का शरारा पहना था। फिशटेल ब्रेड लाइट मेकअप में तमन्ना भी आज कहर ढा रही थी। तभी कमरे में आरोही जी आई। वैदेही को यूं सजी हुई देख उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। आरोही जी वैदेही के पास जा उसकी बलाया लेते हुए खुशी से बोली, भगवान तुझे हर बुरी नजर से बचा के रखे मेरी बच्ची। बोल वो अपने आंखों से काजल निकाल वैदेही के कान के पीछे लगाने वाली होती है, तभी वैदेही उनका हाथ पकड़ लेती है। आरोही जी हैरानी से वैदेही को देखती है। वैदेही आरोही जी का हाथ झटक बोली, आप भूल रही है। आपने ये हक बहुत पहले ही खो दिया है मिस मलिक। बोल वैदेही अपना लहंगा संभाल खड़ी हो जाती है। आरोही जी की आंखें वैदेही की बात सुन नम हो गई। वो रुंधे गले से बोली, कब तक नाराज रहोगी बेटा। वैदेही बिना आरोही जी को देखे बोली, शुक्र मनाइए फिलहाल नाराज हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से मुझे अपना सपना तोड़ना पड़ा है। कहीं सपने की जगह मैं टूट जाती तो नाराजगी तो भूल जाइए। ऐसी नफरत करती कि जीते जी आप लोग खुद को नहीं माफ कर पाते। उद्धरण चिन्ह। वैदेही थोड़ा रुककर बोली, लास्ट बार बता रही हूँ, मुझसे प्लीज दूर रहा कीजिए। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के एहसान के बदले मैं आपको नफरत दूं। वैदेही तमन्ना को देख बोली, चले दिदू। तमन्ना सरहा में हिला देती है। वैदेही एक हाथ से लहंगा संभाले, दूसरे हाथ से तमन्ना का हाथ थाम कमरे से बाहर निकल गई। आरोही जी नम आंखों से बस दरवाजे की ओर देखती रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने अपनी पति की बात क्यों मानी, जिस कारण उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया। पर वो खुद को ये कह संभालती है कि वैदेही के लिए वेद से अच्छा कोई मिल ही नहीं सकता। वैदेही तमन्ना के साथ नीचे गेट के पास पहुंच सामने देखती है, जहां वेद की भेजी हुई ढेर सारी गाड़ियां खड़ी थी। वैदेही को आता देख एक गार्ड जल्दी से कार का बैक डोर ओपन करता है। वैदेही तमन्ना के साथ कार में बैठ गई, पर कार स्टार्ट नहीं हुई। वैदेही ड्राइवर से बोली, क्या हो गया, किसके इंतजार में कार रोक रखी है। ड्राइवर सर झुका धीरे से बोला, मालकिन आपके परिवार वाले भी तो आएंगे। वैदेही थोड़ी कड़क आवाज में बोली, जिसे आना है वो आ जाएगा। तुम कार स्टार्ट करो। वैदेही की बात सुन ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। वैदेही की बातें अनिरुद्ध जी और आरोही जी ने सुन ली थी, पर वो दोनों बिना कुछ रिएक्ट किए दूसरी कार से निकल गए। कार में बैठी वैदेही खिड़की से सर टिका बाहर देख रही थी। उसके खुले बाल पीछे की तरफ हवा में उड़ रहे थे, साथ ही आंखों में एक अजीब तरह की खामोशी थी। तमन्ना से वैदेही का यूं चुप रहना बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो बोली, बच्चू तूने मौन व्रत धारण किया है क्या।
तमन्ना की बात सुन वैदेही उसे घूरते हुए बोली, मैं आपको कोई बहुत बड़ी पुजारी दिखाई दे रही हूँ जो ये सब करके भगवान को खुश करूंगी। तमन्ना मुस्कुराकर कंधे उचका बोली, मुझे लगा शायद सगाई की खुशी में। उद्धरण चिन्ह। इससे आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही वैदेही उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोली, दिदू आप कुछ ज्यादा ही सगाई और शादी का राग अलाप रहे हो। बोलो तो आपकी भी शादी कहीं फिक्स करवा दूं क्या? तमन्ना झट से बोली, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है। वैदेही तमन्ना को उंगली दिखा बोली, हाँ तो अब दोबारा शादी और सगाई वाला गाना मत गाना। वैदेही की बात सुन तमन्ना ने अपने होठों पर उंगली रख ली जिसे देख वैदेही हंस दी, हालांकि ये हंसी भी झूठी ही थी, पर पता किसे चलेगा कि वो सच में खुश है या बस दिखावा कर रही है। हवेली में वेद का कमरा। ड्रेसिंग मिरर के सामने वेद खड़ा था। पीच पिंक कलर का कुर्ता, व्हाइट चूड़ीदार के साथ व्हाइट कलर का वेस्ट कोट, हाथ में खड़ी और चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन। वेद के इस लुक पर लड़कियां खुद को न्योछावर कर दे। वेद काफी पहले ही तैयार हो गया था, पर अभी तक वो उस शीशे में खुद को देख रहा था, तभी पीछे से आवाज आई, कॉन्ग्रेचुलेशंस वेद। वेद आईने में ही पीछे देखता है जहां रूही खड़ी थी। मेरा वर्क वाला लहंगा और बंजारनों वाली ज्वेलरी। वो बहुत ही अच्छी लग रही थी, पर चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। वेद पीछे मुड़ रूही से बोला, किस बात की बधाई है रूही? रूही थोड़ा हंसकर बोली, तुम्हारी सगाई की वेद। वेद रूही की आंखों में देख बोला, तुम खुश हो इस सगाई से? रूही भी वेद की आंखों में देख बोली, तुमने कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं दिया वेद। तो क्या करूं मैं? वेद रूही से बोला, दूसरा ऑप्शन हो सकता था रूही, अगर आज तुम मेरे पास होती है। रूही कड़वी मुस्कान के साथ बोली, दूर तुमने खुद किया था वेद। वेद रूही की ओर एक कदम बढ़ा बोला, मैंने नहीं किया था रूही। रूही एक कदम पीछे ले आंसू भरी आंखों से वेद को देख बोली, पर तुम चाहते तो मुझे अपने पास रख सकते थे ना। वेद दोबारा एक कदम आगे बढ़ा बोला, चाहता तो मैं अभी भी हूँ रूही। रूही वेद से बोली, पर इस चाहत को पाने का कोई रास्ता नहीं है वेद। आज तुम्हें तुम्हारी दूसरी चाहत मिलने वाली है। वेद रूही की ओर एक और कदम बढ़ा बोला, पर ये दूसरी चाहत को मैं नहीं चाहता रूही। रूही अपनी नजरें फेर बोली, क्या ही फर्क पड़ता है। वेद एक कदम और ले रूही के करीब आ गया था। रूही वेद की आंखों में देख बोली, हमारे अधरे इश्क को कुछ पंक्तियां ने ही बटोर लिया है वेद। वेद रूही की बांह पकड़ उसे अपने और करीब कर बोला, कौन सी पंक्तियां? रूही वेद की आंखों में देख बोली, काश तुम मुझे चाहो मेरी तरह और मैं बन जाऊं तेरी तरह। काश तुम इंतजार करो मेरा मेरी तरह और मैं ना आऊं तेरी तरह। काश तुझे भी तकलीफ हो मेरी तरह और मैं पत्थर बन जाऊं तेरी तरह। काश तू भी तरसे मेरी तरह। और बोलते बोलते रूही रुक गई, क्योंकि इससे आगे उससे बोला नहीं गया। आंखों से आंसू लुककर गालों पर आ गए। रूही ने वेद से अपनी नजरें फेर ली। इसके आगे की लाइंस वेद रूही के चेहरे पर नजरें गड़ाए पूरा करता है। मैं खामोश हो जाऊं तेरी तरह, काश तू भी जागे रातों को मेरी तरह और मैं सो जाऊं तेरी तरह। काश तू मेरे साथ को तरसे मेरी तरह और मैं तन्हा तुझे कर जाऊं तेरी तरह। काश तू मुझसे लिपट कर रोना चाहे मेरी तरह और मैं नजर तक ना आऊं तेरी तरह। कहीं ऐसा ना हो मैं खामोश हो जाऊं तेरी तरह और तू बस देखती रह जाए मेरी तरह। वेद की बातें सुन रूही नम आंखों से वेद की आंखों में देखती है, जहां उसे सिर्फ दर्द नजर आ रहा था जो उसके बिछड़ने के कारण ही था। रूही वेद के दिल वाली जगह पर हाथ रख बोली, क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो वेद? वेद रूही की बांह छोड़ उसके हाथ पर अपना हाथ रख बोला, बहुत ज्यादा रूही।
खुद से भी ज्यादा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि खुद को भी तुम पर कुर्बान कर। बोलते हुए वेद रुककर दरवाजे की ओर देखता है जिसे किसी ने अभी तुरंत खोला था। वेद वापस अपने सामने देखता है जहाँ कोई नहीं था और उसका हाथ उसके सीने पर था। वेद अपने हाथ को नीचे कर दरवाजे की ओर देखता है जहाँ एक नौकर सर झुकाए खड़ा था। किसी को अपने कमरे के पास देख वेद गुस्से से चिल्ला बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वो बेचारा डरते हुए बोला, माफ करना हुकुम सा, बड़ी ठकुराइन का आदेश है, आपको नीचे बुलाया है। वेद पीछे मुड़ गुस्से से बोला, ठीक है, और कल से तुम हवेली में मुझे दिखने नहीं चाहिए। नाउ गेट लॉस्ट। वेद की बात पर वो बिना कुछ बोले दरवाजा लगा वहां से चला गया। नीचे सभी मेहमान आ चुके थे। लक्ष्मी जी मेहमानों से बात कर रही थी। अरुण जी वहां की डेकोरेशन को संभाल रहे थे। साक्षी अपने उम्र की कुछ पड़ोसियों से बात कर रही थी। वही एक किनारे में फलक और माही खड़ी थी। फलक के चेहरे पर मुस्कान थी, वही माही का चेहरा उतरा हुआ था। लक्ष्मी जी माही के पास आ बोली, क्या हुआ माही बिटिया, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? फलक माही को कोहनी से इशारा कर अपने एक्सप्रेशन ठीक करने को कहती है। माही चेहरे पर झूठी मुस्कान ला बोली, कुछ नहीं बड़ी माँ। लक्ष्मी जी बोली, ठीक है बेटा तुम लोग बातें करो मैं आती हूँ, बोल वो वहां से चली जाती है। माही का चेहरा दोबारा से लटक जाता है। फलक माही को देख बोली, क्या है माही क्यों ऐसा मुंह लटका रखा है? मैंने कहा ना भूल जा भाई को और आगे बढ़ जा जिंदगी में। माही फलक से नजरें फेर बोली, बचपन की मोहब्बत है फलक, बिना किसी की जान छूटे छूटती नहीं है। फलक आंखें बड़ी कर बोली, तू क्या पागलों जैसी बातें कर रही है माही? पर माही बिना उसकी बातों पर ध्यान दिए आंखें फाड़े सीढ़ियों की तरफ देख रही थी जहां से वेद आ रहा था। फलक माही को हिला बोली, माही पागलों जैसी हरकत मत कर। माही खोई हो आवाज में बोली, पागल तो मैं पहले ही तेरे भाई के प्यार में हो गई हूँ। वही वेद की नजर सीढ़ियों से उतरते हुए दरवाजे की तरफ जाती है जहां से वैदेही आ रही थी। वैदेही को इस लुक में देख वेद की धड़कनें बढ़ गई, पर फिर इस चीज को इग्नोर कर वेद जाकर अरुण जी से कुछ बात करने लगता है। वही माही की नजर भी वैदेही पर पड़ गई थी। फलक वैदेही की ओर इशारा कर बोली, वैदेही मलिक भाई की होने वाली बीवी। माही अजीब नजरों से वैदेही को देखती है जिसे अपना लहंगा संभालने में दिक्कत हो रही थी। माही हंसते हुए बोली, ये है राजस्थान की होने वाली हुक्मरानी सा। रुक जा अभी जरा मिलकर आती हूँ, बोल वो तिरछा मुस्कुरा वैदेही की ओर बढ़ गई। क्या होगा जब वैदेही और माही मिलेंगे? क्यों वेद को आज भी रूही नजर आती है और क्या वो रूही को भूला वैदेही को अपने दिल